जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत कम है, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा है। तो ये अपनी ज़्यादा चौड़ाई की बिना पे लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये फर्दर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ये 3 पार्ट कौन से हैं और इनका फंक्शन क्या है, इसको हम डायग्रामेटिकली डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है इलियम, जहाँ से डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब हुई थी। इलियम यहाँ से अटैच है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसे असेंडिंग कोलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इस पोर्शन को ट्रांसवर्स कोलन कहा जाएगा, क्योंकि ये इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, और इसे डिसेंडिंग कोलन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें से जो भी मटेरियल गुजरेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गुजरता है। फिर ये लास्ट पोर्शन है रेक्टम, और फिर ये ओपनिंग है एनस। अब इलियम और कोलन जहाँ पे आपस में अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसकी ये साइड क्लोज है, इसलिए इसको ब्लाइंड एंड सैक भी कहा जाता है। इस पोर्शन को सीकम कहा जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम, सेकंड पार्ट है कोलन, और थर्ड पार्ट है रेक्टम। अब सीकम के बारे में कहा जाता है कि बिटवीन इलियम एंड कोलन, इधर इलियम है और ये कोलन है, दोनों के जंक्शन पे ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आप सीकम कह रहे हैं। और यहाँ पे बतौर ख़ास आप देखें कि इलियम और कोलन का जो कनेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन नहीं है। कोलन वर्टिकल है और इलियम हॉरिजॉन्टल है। इस कनेक्शन को हम टी जंक्शन कहते हैं, टी जंक्शन। और इनके दरमियान जो ओपनिंग है, ये हर वक्त ओपन नहीं रहता। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल होता है, ये मैं रेड कलर में इसको शो कर रहा हूँ, रिंग ऑफ मसल्स।
इसका नाम है इलियोकोलिक स्फिंक्टर के इलियम और कोलन जहाँ पे आपस में अटैच हो रहे हैं, उस जंक्शन पे, उस जोड़ के ऊपर रिंग ऑफ मसल है इलियोकोलिक स्फिंक्टर। और सीकम के लोअर एंड से ये एक ट्यूब लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैंग कर रही है। इस फिंगर लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम है अपेंडिक्स। ये अब इलियम में जो भी मटेरियल है ये सारा अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि यहाँ से डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब हो चुकी। अब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल ये लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आ गया है सीकम। ज़ाहिर है उसके लिए इलियोकोलिक स्फिंक्टर रिलैक्स होना चाहिए, फिर ही अनडाइजेस्टेड मैटर सीकम में एंटर होगा। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अनडाइजेस्टेड मैटर के कुछ पार्टिकल अपेंडिक्स में चले जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और यहाँ पे बैक्टीरिया इस मैटर की प्यूट्रिफिकेशन या डीकम्पोजिशन कर देते हैं। इस वजह से अपेंडिक्स की जो बाउंड्री है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, पेन भी होती है। तो जब अपेंडिक्स में सोजश हो जाए, फिर दर्द भी हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, स्वेलिंग ऑफ अपेंडिक्स। और फिर इसका ट्रीटमेंट मोस्टली क्या किया जाता है, एक सर्जरी के थ्रू इस स्वोलन अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। चूँकि अपेंडिक्स का डाइजेशन में कोई रोल नहीं, अगर इसको यहाँ से रिमूव कर भी दिया जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं आती। हाँ, रीसेंट रिसर्च से ये पता चलता है कि अपेंडिक्स में लिम्फेटिक टिश्यू भी मौजूद होता है। लिम्फेटिक टिश्यू जिसको हम लिम्फ नोड के नाम से भी जानते हैं, और लिम्फ नोड की मौजूदगी जाहिर करती है कि यहाँ पे कुछ वाइट ब्लड सेल भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन वाइट ब्लड सेल की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं कि अगर हम अपेंडिक्स रिमूव कर दें तो हमारे इम्यून सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। बड़ा माइनर रोल है इसका वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन। अब कई दफ़ा ये लिम्फ नोड अगर ब्लॉक हो जाए, उस वजह से भी अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो अपेंडिक्स की स्वेलिंग या अपेंडिसाइटिस की दो रीज़न हो सकती हैं, या तो अनडाइजेस्टेड मैटर के पार्टिकल अपेंडिक्स में डिफ्यूज़ हो जाएं, फिर बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज हों, तो फिर ये वॉल में स्वेलिंग हो जाती है। दूसरी रीज़न कि यहाँ पे मौजूद लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाएं, तो यहाँ से जो लिम्फ गुजरा होता है, कलरलेस फ्लूइड, वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है। अब ये सीकम में से अनडाइजेस्टेड मैटर ये पहुँच गया है असेंडिंग कोलन में। फिर यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट होती है बड़ी स्लो मूवमेंट होती है। यहाँ पे पेरिस्टालसिस स्लो है, इसलिए अनडाइजेस्टेड मैटर स्लोली मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क भी होता है कोलन के इर्द गिर्द। अब यहाँ से वाटर को और साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अनडाइजेस्टेड मैटर में वाटर और साल्ट को वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। ये है रीअब्जॉर्प्शन।
अगर यहाँ से वाटर बहुत कम रीअब्जॉर्ब हो तो वाटर कोलन के अंदर ही स्टे करेगा और अनडाइजेस्टेड मैटर बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा और फ्रीक्वेंटली वो फिर बार बार बॉडी से रिमूव होगा। इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। और अगर यहाँ से वाटर ज़रूरत से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए तो अंदर मौजूद फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड मैटर ड्राई हो जाएगा, फिर उसे बॉडी में से रिमूव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो, इन दोनों का ताल्लुक इस बात के साथ है कि कोलन में से कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा या बहुत कम रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो डायरिया, और अगर वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया तो फिर कॉन्स्टिपेशन है। फैक्टर क्या है, क्यों वाटर कभी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कभी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है? तो इसमें कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल वायरल अटैक, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, स्ट्रेस कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है, या फिर जो वाटर हम पीते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी डिपेंड करता है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर हैं जिसकी बिना पे फैसला होगा कि यहाँ से वाटर किस कदर मिकदार में रीअब्जॉर्ब होगा। अब जब अनडाइजेस्टेड मैटर इधर पहुंच गया है तो अब इस अनडाइजेस्टेड मैटर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इसमें स्लफ्ड ऑफ, झड़े हुए मिकोजल सेल्स भी हैं, क्योंकि जब ये सारा मटेरियल कोलन में से गुजर रहा है तो ये कोलन की इनर वॉल के साथ रब कर रहे हैं और इनर सरफेस पे जो मिकोजा सेल होते हैं वो शेड ऑफ होके झड़ के इस अनडाइजेस्टेड मैटर में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पे आपको डाइटरी फाइबर्स भी मिलेंगे, बाइल पिगमेंट भी होंगे, उसके अलावा बैक्टीरिया भी मौजूद होंगे। अब ये बैक्टीरिया कौन से हैं? पॉसिबल है कि ये कोई गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो और इसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो मीथेन भी हो सकती है, वो सल्फर के कोई ऑक्साइड भी हो सकते हैं और अमोनिया भी हो सकती है। यानी ये वो गैसेज हैं जिनको आप बैड स्मेल गैसेज कहते हैं, फाउल स्मेल गैसेज यहां पे प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा यहां पे यूजफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, खास तौर पे वो बैक्टीरिया जिन्होंने यहां पे रहकर विटामिन के की सिंथेसिस करनी है। इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में यूजफुल बैक्टीरिया मौजूद है और ये यहां पे रह के विटामिन के प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये विटामिन के यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर ये भी ब्लड में शामिल होता रहता है। फिर ब्लड इस विटामिन को डिफरेंट सेल्स तक, लीवर तक, दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब जब ये सारा मटेरियल रेक्टम में पहुंचकर वक्ती तौर पे स्टोर हो जाएगा तो इसको अब अनडाइजेस्टेड मैटर नहीं कहेंगे, अब इसे हम फीकल मैटर का नाम देंगे, क्योंकि अब इस मटेरियल ने बॉडी से रिमूव होना है। अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जिसको रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी
इसलिए यहाँ पे स्टोर्ड अप अनडाइजेस्टेड मैटर को हम क्या कहेंगे? फीकल मैटर। फीसस भी कह सकते हैं इनको, फीकल मैटर भी कह सकते हैं। अब जब ये रेक्टम फीकल मैटर से भर जाएगा तो रेक्टम यहां से स्ट्रेच होगा, एक्सपैंड करेगा। इसके एक्सपैंड करने से स्टिमुलस मिलेगी स्पाइनल कार्ड को सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। फिर स्पाइनल कार्ड में से ही न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन रेक्टम के मसल को स्टिमुलेट करेंगे। रेक्टम कंट्रैक्ट करेगा और इस कंट्रैक्शन की वजह से फीकल मैटर बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस किसी हद तक वॉलंटरी भी है, लेकिन मोस्टली ये प्रोसेस इनवॉलंटरी है। फीकल मैटर रिमूव करने का जो ये सारा प्रोसेस है, कंट्रैक्शन ऑफ रेक्टम, इसको हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। दैट इज नोन एज डेफिकेशन रिफ्लेक्स, क्योंकि मोस्टली ये प्रोसेस इनवॉलंटरी है। लेकिन यहां पे एनस जो है, ये इस ओपनिंग को कंट्रोल किया गया है। ये एनल ओपनिंग रिलैक्स होगा तो फीकल मैटर रिमूव होगा। अब इस एनल ओपनिंग के ऊपर कंट्रोल कैसे रखा गया है? इसके लिए अगर हम इस रीजन को देखें, ये जिसको मैंने एक और लाइन के साथ हाईलाइट किया है, इतना पोर्शन, यहां पे आपको स्फिंक्टर मसल मिलेंगे। ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है, इधर ये और इधर ये, इसे हम कहेंगे आउटर स्फिंक्टर। आउटर स्फिंक्टर, इधर भी आउटर स्फिंक्टर। इससे नीचे एक और स्फिंक्टर मसल होगा ये, और इधर से भी ये एक और स्फिंक्टर मसल होगा। इसे हम कहते हैं जी इनर स्फिंक्टर मसल। तो एनल ओपनिंग के इर्द गिर्द दो रिंग मसल हैं, आउटर स्फिंक्टर मसल और इनर स्फिंक्टर मसल। इसको आप इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये एनल ओपनिंग है, दिस वन एनल ओपनिंग, इसके इर्द गिर्द जो ये वाला स्फिंक्टर मसल है, ये इनर स्फिंक्टर मसल है, और ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, ये आउटर स्फिंक्टर मसल है। ओएस में इसको लिख रहा हूं, और ये वाला इनर स्फिंक्टर मसल है, रिंग ऑफ मसल्स। अब यहां पे जो आउटर स्फिंक्टर मसल है, ये बना हुआ है स्ट्रिप्ड मसल फाइबर, इसको स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, और ये वॉलंटरी है, यानी इसको कंट्रैक्ट या रिलैक्स करना ये हमारा कॉन्शियस कंट्रोल है। हम शौरी तौर पे अपनी मर्जी के साथ इस मसल को कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। जबकि इनर स्फिंक्टर मसल, ये मसल की स्मूथ मसल की एक टाइप है, और ये इनवॉलंटरी है। इट मीन फीकल मैटर रेक्टम से रिमूव होगा या नहीं होगा, इसमें थोड़ा हमारा वॉलंटरी कंट्रोल भी है और फिर ये इनवॉलंटरी कंट्रोल भी है। वैसे ये थोड़ा एज पे भी डिपेंड करता है कि अगर इन्फेंसी है, दूध पीने की उम्र है, शीरख्वार बच्चे हैं, तो उनमें ये दोनों मसल इनवॉलंटरी होते हैं। उनका अपने फिकल मैटर को रिमूव करने पे कोई कॉन्शियस, कोई शौरी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अडल्ट एज में जब आ जाते हैं तो फिर उसमें आउटर स्फिंक्टर वॉलंटरी कंट्रोल में है और इनर स्फिंक्टर स्टिल इनवॉलंटरी है। और अगर हम जब ज़्यादा एजड हो जाते हैं, ह्यूमन बहुत ज़्यादा बढ़ापे में आ जाते हैं, तो अगेन दोनों मसल
इनवॉलंटरी हो जाते हैं। तो अगर हम इसको लिंक करें तो मामला ये होगा कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होगी, ये दोनों स्फिंक्टर मसल इनस के इर्द गिर्द रिलैक्स होंगे, इनल ओपनिंग रिलैक्स होगी और फीकल मैटर इनस में से रिमूव होगा। दैट्स ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू वेरी मच।